टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हिस्ट्री टेकिंग। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो स्क्विड का पेशेंट होता है, स्क्विड के पेशेंट की हम हिस्ट्री कैसे लेते हैं। हिस्ट्री जो है वो बहुत एक सिग्निफिकेंट और इंटेग्रल पार्ट है। हिस्ट्री से आपको 70% डायग्नोसिस का आइडिया हो जाता है। इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कंप्लेन। पेशेंट आपके पास आता है, वो कंप्लेन करता है डेविएशन की, ठीक है। तो आपने उससे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चन कौन से हैं? आपने उससे ये पूछना है कि जो आंख का ब्लैक हिस्सा है ये वाला, ये अंदर को टेढ़ा होता है या बाहर को टेढ़ा होता है। फिर आपने ये पूछना है कि ये जो कांस्टेंट होता है या इंटरमिटेंट, दैट मींस कि ये हर वक्त आंख टेढ़ी रहती है या कभी-कभार टेढ़ी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि एक आंख टेढ़ी होती है या दोनों आंखें टेढ़ी होती हैं। फिर आपने ड्यूरेशन भी पूछना है कि आंख आपकी पिछले 2 साल से टेढ़ी है, 3 साल से टेढ़ी है या पैदाइशी तौर पे सिंस बर्थ है। तो कंप्लेन ऐसे पड़ेगी। सपोज एक पेशेंट है, वो आता है, वो आके ये बताता है कि मेरी आंख का डॉक्टर साहब वो अंदर को टेढ़ी होती है और पैदाइशी तौर पे टेढ़ी होती है और एक ही आंख टेढ़ी होती है और हर वक्त रहती है। तो स्टेटमेंट ये बनेगी इनवर्ड डेविएशन ऑफ राइट आई सिंस बर्थ। या एक और पेशेंट है, वो आके कहता है कि मेरी आंख बाहर की साइड पे टेढ़ी हो जाती है, होती कभी-कभी है और पिछले 2 साल से हो रही है। तो हम टर्म क्या यूज करेंगे? आउटवर्ड डेविएशन ऑफ अदर आई ऑन एंड ऑफ लास्ट 2 ईयर। कंप्लेन में जब तक आप 3 चीजें मेंशन नहीं करेंगे, आपकी कंप्लेन पूरी नहीं होगी। एक, डेविएशन की साइड पे इनवर्ड है या आउटवर्ड है। दूसरा, आपकी आंख हर वक्त टेढ़ी रहती है या कभी-कभार टेढ़ी होती है। और तीसरा, उसका ड्यूरेशन है कि आंख टेढ़ी पिछले 1 साल से, 2 साल से, 1 महीने से है या सिंस बर्थ है। ये 3 चीजें पूरी होंगी तो आपकी कंप्लेन पूरी होगी। जो सेकंड स्टेप है वो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस। आपने ये पूछना है कि आपकी फैमिली में किसी और की आंख टेढ़ी तो नहीं है। अगर सपोज मदर की साइड पे है तो आप क्या लिखेंगे? फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट पॉजिटिव मैटरनल। अगर फादर की साइड पे है तो पैटर्नल। कुछ स्क्विंट्स की ऐसी टाइप्स होती हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं। जो थर्ड स्टेप है वो है हिस्ट्री ऑफ बर्थ। मेरा क्वेश्चन ये है, हिस्ट्री ऑफ बर्थ क्यों सिग्निफिकेंट है? जब हम पेशेंट से बर्थ की हिस्ट्री लेंगे तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे, क्या पूछेंगे? व्हाट इज हाँ, प्री टर्म तो नहीं है, आपने पेशेंट से उसकी गेस्टेशनल एज पूछनी है। फुल टर्म है या प्री टर्म है, फिर आपने ये भी पूछना है कि उसकी जो डिलीवरी है वो विद सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी, जिसे हम एसवीडी कहते हैं ना, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। समटाइम ये होता है कि सेक्शन में या एसवीडी में फोर्सेप्स जब लगाते हैं तो उससे भी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। जो प्री टर्म बच्चे होते हैं जिनकी गेस्टेशनल एज 32 वीक्स से कम होती है, उनके मसल्स की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई होती, जिसकी वजह से भी स्क्विंट होने का चांस होता है या खतरा होता है। इसलिए आपने गेस्टेशनल एज, फुल टर्म, प्री टर्म और जो है टाइम ऑफ डिलीवरी या मोड ऑफ डिलीवरी वो आपने लास्ट में डॉक्यूमेंट करना है। जो थर्ड स्टेप है वो है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, मेडिकल। आपने पेशेंट से ये पूछना है कि कभी हाई ग्रेड फीवर तो नहीं हुआ, कभी मेनिंजाइटिस तो नहीं हुआ, एन्सेफेलाइटिस तो नहीं हुआ, डायरिया तो नहीं हुआ। एक बड़ी अजीब सी बात है, क्या डायरिया होने से स्क्विंट हो सकता है? एनीबॉडी? हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब डायरिया होगा, आपका एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इफेक्ट होगा। तो इंटरमिटेंट वीकनेस की वजह से आपको स्क्विंट हो सकता है। इसी तरह जब मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी स्क्विंट हो जाता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ऑकुलर सर्जरी। पेशेंट आपके पास स्क्विंट की या टोसिस की कंप्लेंट के साथ आया तो आपने उससे ऑकुलर सर्जरी की हिस्ट्री देनी है। दैट मींस कि पहले को टोसिस की या स्क्विंट की कोई सर्जरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो उसके बेस पे हम फिर हमें ये हेल्प मिलती है कि हम डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है कि ये जो स्क्विंट है ये रेजिडुअल है या कॉन्जेक्टिव है। सपोज एक पेशेंट है, वो सर्जरी से पहले उसकी आंख जो थी वो अंदर की साइड पे टेढ़ी थी, जिसे हम इज़ोट्रोपिया कहते हैं।
अब सर्जरी के बाद वो हमारे पास पोस्ट ऑप आया तो उसकी आंख अंदर तो ही टेढ़ी है, तो हमारा डायग्नोसिस क्या होगा? रेजिडुअल इज़ोट्रोपिया। अब इज़ोट्रोपिया के पेशेंट है, वो हमारे पास प्रेजेंट हुआ है विद एक्सोट्रोपिया। सर्जरी से पहले आंख अंदर टेढ़ी थी, सर्जरी के बाद क्या हो गया है? बाहर को टेढ़ी हो गई है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? कॉन्जेक्टिव। इसलिए जो ऑक्यूलर सर्जरी की हिस्ट्री है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। फिर हिस्ट्री ऑफ स्पेक्टिकल्स। मरियम आप बताओ स्पेक्टिकल्स की हिस्ट्री क्यों ज्यादा सिग्निफिकेंट है? नंबर देखो तो क्लासेस में ज्यादा है कम, ताकि आप ये देख सको कि एक तो यह है कि उसकी रिफ्रैक्टिव करेक्शन होगी तो उसका विजुअल स्टेटस अच्छा होगा, उसका बाइनोकुलर फंक्शंस पे इफेक्ट होता है। दूसरा ये होता है आपने ये देखना होता है इफेक्ट ऑफ अकोमोडेशन, क्या ऐनक लगाने से पेशेंट के एंगल ऑफ डेविएशन में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर ऐनक लगाने से एंगल ऑफ डेविएशन 50% या 70 या 100% करेक्ट होता है, इम्प्रूव होता है, तो उसमें आ जाता है फुली अकोमोडेटिव में या पार्शियल अकोमोडेटिव में। अगर एंगल ऑफ डेविएशन पे कोई फर्क ना हो तो वो क्या होगा? नॉन अकोमोडेटिव होगा। ठीक है। अब एंड पे आता है हिस्ट्री ऑफ पैचिंग। हिस्ट्री ऑफ पैचिंग आपने लाजमी पेशेंट से पूछनी है। अगर वो पैचिंग कर रहा है तो कब से कर रहा है, कौन सी आई की कर रहा है और कितने घंटे कर रहा है। आपने जस्ट ये नहीं पूछ के लिख देना कि पैचिंग है तो यस है। सपोज मैं पेशेंट हूँ, मैं आपके सामने आया हूँ, प्रेजेंट किया हूँ पैचिंग, आप मेरे से पूछोगे कि अगर पैचिंग कर रहे हो कौन सी आई की कर रहे हो। सपोज मैं कहता हूँ मुझे राइट आई की कर रहा हूँ, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रोजाना कितने घंटे करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि 5 आवर्स पर डे कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लास्ट कितने ड्यूरेशन से कर रहे हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि 1.5 ईयर है या 1 ईयर है या 6 मंथ है, जितना भी ड्यूरेशन होगा वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे। इसी तरह जो स्पेक्टिकल्स की हिस्ट्री है उसमें भी हमने ये डॉक्यूमेंट करना है कि पेशेंट कितने अरसे से ग्लासेस यूज कर रहा है। और ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप साथ में इसका आरएक्स भी लिखें, जो पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन है वो भी आपने डॉक्यूमेंट करनी है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री। और हिस्ट्री से आपको डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलती है। थैंक यू।